क्या आप भी घर बैठे पैसों की बचत करना चाहते हैं और घर के बड़े बड़े कामों को चुटकियों में हम सॉल्व करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की यूजफुल वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे टिप जानेंगे जो हमारे घर के कामों को आसान करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल में आप कुकर देख सकते हैं। मैं कुकर खोल के आज आपको एक मैजिक दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आंवले को भाप में पकाया है। अब आप कहोगे कुकर में ये भाप में कैसे पक सकते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको पका के दिखाए हैं और ये बिल्कुल पके हुए हैं। इसमें बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं है। कैसे करना है, यह टिप बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो पहले मैंने इसे करके दिखा था, जब इसने काम किया तब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक जाली वाली छलनी ली है जो कि कुकर के अंदर बैठ जाती है। यहाँ पर आप कुकर के अंदर इनसाइड एक स्टैंड देख सकते हो। ये देखिए, इस तरह का स्टैंड हमारे घर में होता है। तो ये स्टैंड है छोटा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पानी जो है वो आंवले से टच हो रहा था। तो इससे बचाव करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी का यूज किया है। ये स्टील की कटोरी है, प्लास्टिक का बाउल मत यूज कीजिएगा। ऐसे ही रखेंगे तो देखिए ये उफनेगा या ये बार बार आवाज करेगा। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी इसके अंदर रखना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, हम डायरेक्ट यहाँ चलनी को भी रख सकते हैं, जो आटे चलनी होती है स्टील की, उसको भी आप रख सकते हो। मेरे पास इस तरह का स्टैंड था, मैंने इसलिए इसका इस्तेमाल किया। हम यहाँ प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते थे, पर जो आंवले का वेट था वो थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मैंने स्टैंड का भी यूज किया। इस तरीके से अच्छे से बढ़िया से आप सेट कर दीजिएगा। इसके बाद में आप स्टीम कर सकते हो। आपके सामने मैंने इसे किया है। 2 सीटी में अच्छे से ये पक गए थे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है या किसी वजह से वो खराब हो चुका है तो आप इस हैक का यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल में यहाँ आंवले का मुरब्बा बना रही हूँ। तो आंवले को अच्छे से पकाना बहुत जरूरी होता है। पानी में अगर हम डायरेक्ट इसे डिप करेंगे तो देखिए हमारा जो मुरब्बा है वो खराब हो जाता है। तो आप इस तरीके से स्टीम में इसे पकाएं और ये देखिए बहुत अच्छे से पक गया है। उम्मीद करती हूँ यह हैक आप जरूर यूज करेंगे, क्योंकि इस तरह के काम अक्सर हम हमारे किचन में करते हैं। चलिए देखते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। मैं आपको यहाँ नींबू दिखा रही हूँ। अभी जो विंटर सीजन में नींबू आ रहा है ना, एक तो साइज में काफी बड़ा है और उसमें रस भी काफी सारा होता है। पर दिक्कत ये होता है, जैसे मेरे पास एक ये कटा हुआ नींबू, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। मुझे ना इसका रस निकालना है। एक तो ये कड़क बहुत है और ठंड की वजह से अच्छे से ये सेट हो जाते हैं, तो बहुत ना ताकत हमें लगती है। अगर आपके पास नींबू निचोड़नी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर नहीं है तो इसका रस कम मेहनत में कैसे बाहर निकालें, मैं एक छोटा सा टिप बताती हूँ। आपने बहुत बार करते हुए लोगों को देखा भी होगा। फेरी वाले अक्सर इस टिप का यूज करते हैं। मैं आपको घर पे ये टिप यूज करके बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए या टाइल्स वगैरह पे भी आप इस टिप को यूज कर सकते हैं। हल्के हाथों से ना अपने ऐसे ऐसे घुमाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, यह टिप सिर्फ नींबू और आम के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा किसी फ्रूट सब्जी के ऊपर यह टिप इस्तेमाल नहीं की जाती है। आपने इसे चॉपिंग बोर्ड पे कट नहीं करना है। हमने इसको अच्छे से घुमाया है तो जितना रस है ना वो अच्छे से एक जगह इकट्ठा हो जाता है। बस ऐसे ही कट लगाओगे और देखेंगे आपके काफी सारा रस बाहर आ गया है। विंटर सीजन में यह टिप बहुत अच्छे से काम करती है। गर्मी में कोई दिक्कत नहीं होती है, ना ही रेनी सीजन में दिक्कत होती है। ये दिक्कत ना स्पेशल सिर्फ विंटर सीजन में होती है। मैंने सिर्फ यहाँ कट लगाया और देखिए कितना सारा रस बाउल के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पर ये जो आधा कटा हुआ नींबू है, मैं अपने हाथों से आपको ये करके दिखा रही हूँ। देखिए इसमें से कोई रस नहीं निकल रहा है। तो कम मेहनत में आपको नींबू का सारा रस बाहर निकालना है। तो यह टिप बहुत अच्छे से काम करता है। बस हल्का सा आपने इस तरीके से निचोड़ना पड़ेगा और ये देखिए कितना सारा रस इस नींबू में से निकल के बाहर आया है। कहने को तो ये बहुत छोटी सी टिप लग रही है, पर बहुत बार ना अक्सर हम ऐसी मुसीबत में भी आ जाते हैं कि हमारे पास कुछ होता नहीं है या जो नींबू निचोड़नी होती है वो नहीं होती है और हमें रस निकालना पड़ता है। तब आप इस टिप को जरूर यूज करें। यहाँ मैं आपको कढ़ाई दिखा देती हूँ। ये है लोहे की कढ़ाई। मैं इसे कंटिन्यू यूज करती हूँ, उसकी वजह से इस पे काफी सारे इस तरह के दाग आ जाते हैं। अब इसे मुझे हटाना है, तो मैं आज आपको बहुत सिंपल सा टिप बता रही हूँ, जिसे देखने के बाद आप इसे अब भी करके देखोगे। पहले तो अपने गैस बर्नर पे मीडियम फ्लेम पे इसे रख देना है। 1 चम्मच के आसपास आप नमक लीजिएगा, व्हाइट वाला, इसके अंदर डाल देना है। और ये जो हमारे नींबू है ना, ये आपने इसके अंदर डालना है। ये देखिए कढ़ाई का साइज हल्का सा बड़ा है, इसलिए लगभग 1 नींबू के आसपास मुझे लग गया था। अच्छे से नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ दीजिएगा। अब आप देखिए इसमें एक रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है। दोनों ही अम्ल है तो बहुत अच्छे से काम करते हैं लोहे के दाग को निकालने के लिए। यहाँ पर जितना भी आप कढ़ाई में देख रहे हो ना, सारा का सारा जंग है। एक स्क्रबर लेना है, फॉग लीजिएगा, क्योंकि हमने कढ़ाई को गर्म किया है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे बिना स्क्रबिंग के रिजल्ट दिखे, इसलिए मैंने यहाँ पर फॉग का यूज किया है। और बिल्कुल मेहनत नहीं जाती। जैसे जैसे आप स्क्रबर घुमाते जाओगे
थोड़ा सा कपड़े का हेल्प ले लीजिएगा कढ़ाई को पकड़ने के लिए, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। जैसे जैसे आप घुमाओगे ये देखिए बहुत अच्छे से जितना जंग है वो सारा का सारा बाहर आ गया है। बहुत बार हम इसके ऊपर दिया घिस देते हैं, स्टील वाला स्क्रबर घिस देते हैं, पर इतनी मेहनत जब हम करते हैं ना बर्तनों पे तो देखिए बर्तन धीरे धीरे करके घिसने लग जाता है। एक दो बार इमरजेंसी में क्लीन कर लिया ठीक है, वो इमरजेंसी का काम है, बर्तन बहुत ज्यादा गंदा है तब। पर अगर बर्तन कंटिन्यू यूज करना है तो आप इस टिप को जरूर यूज कीजिए। बस 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच यहाँ मेरे नींबू का रस या 1 नींबू का इस्तेमाल आपने करना है। अच्छे से स्क्रबिंग करिए और ये देखिए बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। हल्का सा और था तो मैंने हल्का सा नमक और नींबू का छिलका फिर से लिया है। जैसे जैसे आप घुमाओगे ये बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अगर आप कभी कभारी लोहे का बर्तन यूज करते हैं तो इसे रखे कैसे, ये भी बहुत जरूरी जानकारी है। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, कढ़ाई बहुत बढ़िया से क्लीन हो गई थी जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। कढ़ाई का जो पीछे वाला हिस्सा है ना, इस पे काफी सारे ऑयल के दाग थे चिपचिपे, उसे हटाने के लिए भी आप इसी सॉल्यूशन का यूज कीजिएगा, बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाएंगे। मैंने मेहनत इनसाइड अंदर की तरफ की थी, आप चाहे तो बैक साइड को भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। नॉर्मल पानी से इस तरीके से क्लीन कर दीजिएगा। लोहे के बर्तन को यूज करने का एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम इसे क्लीन कर लें उसके बाद भी अगर 1 मिनट भी हम इसे किचन काउंटर पे या बर्तन सिंक में छोड़ दें तो ये जंग पकड़ लेता है। कोशिश कीजिएगा आप वापिस से कढ़ाई को गर्म करें हल्का सा और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें, या जो आपका धुला हुआ बर्तन है लोहे का उसमें ऑयल डालें और एक टिश्यू पेपर से अच्छे से वाइप कर दें। ऐसा करने के बाद ही आप ये लोहे के बर्तन को रखिए, नहीं तो आप ये बर्तन को कितना भी क्लीन करते रहिए ये जंग पकड़ेगा। आप लोहे के बर्तन को डेली यूज करते हो या महीने या 6 महीने की गैप में इसका यूज करते हो, पहले इस पे ऑयल कीजिए, इसके बाद ही इसे रखिए। हो सके अगर आंगन वगैरह में धूप आती है तो इसको थोड़ा सा आप धूप भी दिखाएं, इसके बाद में आप इसे अच्छे से प्लास्टिक से पैक करके रख दीजिएगा। अगले साल भर बाद भी इसे खोल के देखोगे ऐसे ही इसमें चमक रहेगी। बिना ऑयल करे अगर आप इस बर्तन को रखते हो तो ये अगले दिन ही खराब हो जाएगा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ रोटियां बनाई है। रोटी बन जाने के बाद ये जो सूखा बर्तन बचता है इसका अक्सर हम एक गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा आटा है वो खराब हो जाता है। पहली बात तो ये जो सूखा बर्तन है ये आपने आटे के कंटेनर में नहीं डालना है। हमने इसमें गीला आटा टच करके रोटी बनाते हैं तो इसमें भी नमी होती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो आटा कंटेनर है इसके अंदर का जो आटा है वो भी खराब हो जाता है, बहुत जल्दी से इल्लिया या सुरसुरी आ जाती है। तो इससे बचने के लिए आप एक बाउल में आटे को ट्रांसफर कीजिएगा, इसके बाद में कंटेनर में रखे। आपके यहाँ 3 टाइम रोटी बनती है तभी आप कटोरी वाली टिप का इस्तेमाल करें, अन्यथा अगर 2 या 3 दिन के गैप में आपके यहाँ गेहूं की रोटी बनती है या आटे का इस्तेमाल होता है तो इस आटे को अपने फ्रिज में रखना है, नहीं तो बहुत जल्दी से जो आपका आटा है वो खराब हो जाएगा। रोटी बनाने के बाद सूखे बर्तन को इस तरीके से बाउल में रखें, ना कि डायरेक्ट आटे में मिलाएं। देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। जब हम टमाटो केचप का यूज कर लेते हैं या इस तरीके से जब ये खाली होने पे आता है तो हम जैसे तैसे इसका बचा कुचा भी निकाल लेते हैं, पर आपको पता है इसके अंदर अभी भी कुछ बचा हुआ है। कैसे, चलिए थोड़ा सा पानी डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत ज्यादा नहीं, 1 कप इतना पानी इसके अंदर डाल दीजिएगा जैसे मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। अब आपने क्या करना है, इसका ढक्कन लगा देना है और अच्छे से इसको शेक कीजिएगा। ये देखिए हम बहुत बार ना ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं घर में, तो ग्रेवी वाली सब्जी में आप इसका यूज कर सकते हो। चलिए पहले इसे अच्छे से सेक करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसे खोल के मैं एक बाउल में ट्रांसफर करके दिखाती हूँ। ये देखिए पानी के साथ ना कितना सारा टमाटो केचप बाहर निकल के आया है। ये देखिए इसका आप कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी है ना उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, सब्जी का स्वाद भी बढ़ता है। और ये जो बेकार में थोड़ा बहुत बचा हुआ हम फेंक रहे हैं ना, इसका भी आप बहुत अच्छे से रीयूज कर लेंगे। चाहे तो इसे क्लीन करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इस खाली पैकेट का भी क्या रीयूज होता है। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। जब भी हम कुछ मीठी रेसिपी बनाते हैं तो चाशनी जरूर बनाते हैं। यहाँ पे मैं भी मुरब्बा बना रही थी। चाशनी जब ठंडी होती है तो आपने देखा होगा ये ऊपर की तरफ से ना सेट होने लग जाती है या इस पे एक परत जमने लग जाती है। तो इससे बचने के लिए एक सिंपल सा हैक है, आप ना आधा कटा हुआ नींबू इसके अंदर निचोड़ दीजिएगा। लगभग 2 लीटर इतनी चाशनी है इसलिए मैंने यहाँ पर आधा नींबू डाला है। अगर चाशनी कम है तो आप आधी चम्मच या 3-4 ड्रॉप के अकॉर्डिंग डालिएगा, ठीक है। 2 लीटर इतनी चाशनी इसलिए मैंने आधा नींबू इतना निचोड़ा है। इससे क्या होगा, इसमें परत नहीं जमेगी, ये जो चाशनी है ये कड़क नहीं होगी। अगर आप नींबू नहीं निचोड़ते हैं तो आपकी जो चाशनी है वो कड़क भी होगी और जो आपकी रेसिपी है उसको बार बार आपको गर्म करना पड़ेगा। उससे घरों में अंडे का इस्तेमाल किया जाता है। अंडे को तो हम इस तरीके से क्रैक करते हैं, अंडे की जरी का यूज कर लेते हैं, पर अक्सर इस अंडे के छिलके को भी हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। क्या आपको पता है आप इसका रीयूज कर सकते हैं कैसे? चलिए देखिए, यहाँ पर बच्चे ने अंडा क्रैक कर दिया है, मैं इसका छिलका इससे ले रही हूँ। ये हमारे घर के देसी अंडे हैं।
अगर मार्केट वाला है तो भी चलेगा। आपने क्या करना है, इस तरीके से हाथों में लेना है और क्रैक करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से बारीक बारीक टुकड़ा कर लीजिएगा। अगर ज्यादा आटे हैं तो आप मिक्सर में चला लीजिएगा। अच्छे से जब ये मिक्स हो जाए, इसके बाद में आप मिट्टी में भी इसे इस तरीके से मिला दीजिएगा। ये देखिए, और अब आपने क्या करना है, पानी इसमें डालना है हल्का सा। इस अंडे के अंदर भी काफी सारी ऐसी न्यूट्रिशन होते हैं, काफी सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। और अंडे को तो वैसे भी प्लांट में डाला ही जाता है, पर इसके छिलके को फेंकने से पहले एक बार ये यूज कीजिएगा। आपके प्लांट की ग्रोथ आप खुद देखेंगे 15-20 दिन में बहुत अच्छी देखने को आपको मिलेगी। एक और कमाल का यूजफुल टिप, ऐसे एक और चीज हमारे घर में निकलती है, ये है मूंगफली का छिलका। ये जो मूंगफली का छिलका होता है ना, आपको पता है हम खाद के रूप में मार्केट से लेकर आते हैं कैसे, तो देखिए वहां पे भी यही प्रोसेस की जाती है, बस थोड़ा सा ना यहाँ पर और फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है। जार में इस तरीके से डाल दीजिएगा। इसके बाद में आपने इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, ना पानी ना कुछ भी चीजें आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना है। अब आपने इसको मिक्सर में चलाना है अच्छे से, बढ़िया से आपने इस तरीके से एक बुरादे जैसा बना लेना है, इसे भी प्लांट की तरफ लेके चलना है हमें। विंटर सीजन में क्या होता है, जितने भी प्लांट होते हैं ना, इनकी जो मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, जिसकी वजह से जो जड़ें होती हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपके प्लांट भी आपके घर में जरूर होंगे, तो आपने खाद के रूप में इसे इस्तेमाल करना है। एक पतली सी परत इस तरीके से बिछा दीजिएगा। मिट्टी जो है वो गर्म और नरम बनी रहती है, इससे जो आपके प्लांट की जड़ें हैं वो बहुत जल्दी खराब नहीं होती है। इसका भी गुण आप जानते ही होंगे। इसे भी ज्यादातर डस्टबिन में हम फेंक देते हैं, और यकीन मानिए ये चीजें डस्टबिन में जाने के बाद में किसी काम नहीं आती है, कूड़ा करकट बन जाती है, कचरा बन जाती है। तो आप प्लीज इस तरीके से घर में रीयूज करें। ऐसा एक और कमाल का यूजफुल टिप हमारी महिलाओं से जुड़ा हुआ है। देखिए, हर महिला नेल पेंट जरूर लगाती है। नेल पेंट लगाते वक्त एक दिक्कत अक्सर होती है कि हमारे हाथ ना कांपने लग जाते हैं, या किसी वजह से हम जल्दी में होते हैं। तो क्या होता है कि हमारे नेल की जगह आसपास भी लग जाती है, जैसे मैं भी आपको करके दिखाऊंगी। देखिए, नेल पेंट लगाते वक्त आप जल्दी में हैं या बहुत जल्दी से आपको लगानी है, या आपके हाथ कांपते हैं, तो आप ना ये ऑयल वाले ट्रिक यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, 2 से 3 ड्रॉप ही लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आपके पास फिलहाल में ऑयल ना अवेलेबल हो तो आप यहाँ पर वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोरोलिन का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से फिंगर के आसपास आपने लगा लेना है। ये देखिए, जैसे मैं तो डायरेक्ट नाखून पे ही लगा के आपको बता रही हूँ, आपको जो नाखून के आसपास वाला एरिया है ना, यहाँ पे लगाना है। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जल्दी का काम है तो देखिए हम ये गलतियां करते हैं। ऐसा हो सकता है जल्दीबाजी में नाखून के ऊपर भी लग जाए, तो एक टिश्यू पेपर लीजिएगा और इस तरीके से नाखून पे से हल्के से वाइप कर दीजिएगा। तो जितना ऑयल नाखून के ऊपर होगा ना, वो भी बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। इसके बाद में आप नेल पेंट लगाना स्टार्ट कीजिएगा। आप कितनी भी जल्दी में हो, कितनी भी हड़बड़ी में क्यों ना हो, अगर गलती से नेल पेंट इधर उधर हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सेकंड्स में क्लीन भी हो जाएगा। ये देखिए, नेल पेंट वगैरह बढ़िया सा मैंने लगा लिया है। तो ये ना जल्दीबाजी वाली ट्रिक है, यानी कि हमें जल्दी जल्दी काम निपटाना होता है, हम महिलाओं को कहीं बाहर जाना होता है ना। यकीन मानिए, मेरे साथ तो ये अक्सर होता है कि मैं नेल पेंट लगाना भूल जाती हूँ। अगर लगाने भी जाती हूँ तो बहुत जल्दी से नाखून में इधर उधर लग जाती है। जब हमारा ध्यान नाखूनों की तरफ जाता है तब बहुत ज्यादा गिल्टी लगता है कि देखिए कितना सारा नेल पेंट तो हमने नाखून के आसपास ही फैला लिया है। गलती से इस तरीके से अगर फैल जाए, जैसे मैं एक डार्क कलर आपको लगा के दिखा रही हूँ, देखिए फैल भी जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल ये जो वाइप है, या आपके पास टिश्यू पेपर वगैरह जो भी अवेलेबल है, या कोई नॉर्मल कपड़ा भी है, तो बस ऐसे वाइप कर दीजिएगा, झट देखिए चीजें क्लीन हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता ये टिप आप अगली टाइम नहीं अपनाएंगे। मेरे लिए तो बहुत फायदेमंद है, मुझे लगा आपके लिए भी फायदेमंद होगी, तो मैंने आपके साथ इसे शेयर किया है। यूज कीजिए, अपनी लाइफ को आसान कीजिए, और कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, नेल पेंट जरूर लगाइए। चलिए देखते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। किचन में डेली ही हम मिक्सर जार का जरूर इस्तेमाल करते हैं। मिक्सर जार को जब हम यूज करते हैं तो इनसाइड अंदर से तो हम बहुत अच्छे से क्लीन कर भी लेते हैं। इसको शार्प करने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके भी बताए हैं, पर पीछे बैक साइड पे हम नजर बहुत कम डालते हैं। ये देखिए, जो बड़ा वाला जार है ना, डेली इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से पीछे काफी ज्यादा गंदगी इकट्ठा हो चुकी है। ये गंदगी इतनी ज्यादा चिपचिपी है, इतनी ज्यादा गंदगी है कि नॉर्मल तरीके से तो बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। 2 जार है, एक जार पे मैं यूज करके बता रही हूँ। थोड़ा सा मीठा सोडा, 2-4 ड्रॉप मैंने यहाँ पे बर्तन लिक्विड, और थोड़ा सा यहाँ व्हाइट विनेगर डाला है, और छोड़ देना है 2 मिनट के लिए आपने। दूसरा वाला जार है, इसको साफ करने का अलग तरीका बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा है। तो थोड़ा सा हमें गेहूं का आटा लेना है, लगभग 1 चम्मच, और उतनी ही क्वांटिटी में हमें लेना है हार्पिक। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ आटे का इस्तेमाल किया है, आपने जरूर करना है। थोड़ा सा अपने पानी लेना है, और अच्छे से ना इसको मिलाने के बाद में हल्के ब्रश से घुमा देना है।
आप यहाँ नॉर्मल टूथब्रश से भी इस तरीके से घुमाएंगे ना तो आप देखेंगे ये हार्पिक बहुत अच्छे से काम करता है, कितना भी जिद्दी दाग क्यों ना हो। ये जो जार है मैंने काफी टाइम से क्लीन नहीं किया था, इसमें काफी सारे ऑयल के निशान हो रहे थे जिसे निकालने के लिए मैंने हार्पिक का इस्तेमाल किया है। आपने ध्यान दिया कि मैंने यहाँ स्टील के जार पे इस्तेमाल किया है, पर उसके बावजूद भी कोई निशान आपको इस जार के ऊपर नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने आटे का इस्तेमाल किया है। गलती से अगर एक दो बूंद भी अगर इस जार के ऊपर हार्पिक का लग गया तो ये जार खराब हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा आपने आटा ऐड करना है। गलती से अगर हार्पिक टच भी हो गया ना तो एकदम से जो काले निशान है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। आपके सामने मैं कर रही हूँ, क्या इसमें ऐसा नहीं हुआ होगा कि 2-3 ड्रॉप इस जार के ऊपर भी लगे होंगे? बिल्कुल लगे होंगे, पर इस पर कोई दाग आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छे से स्क्रबिंग कर ली है, इसके बाद मैं आपको पानी डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं जार के ऊपर कोई हार्पिक का काला दाग आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यह जादू है आटे का। तो जब भी आप जार वगैरह क्लीन करते हैं तो थोड़ा सा आटा जरूर ऐड करें और जार को इनसाइड अंदर की तरफ आप देख लीजिएगा। ये इतना ज्यादा गंदा था ना, इतने ज्यादा इसमें ऑयल के चिपचिपे दाग थे जो कि बिल्कुल नहीं निकल रहे थे, और यहाँ मैंने हार्पिक से बहुत अच्छे से इसको क्लीन किया है। उम्मीद करती हूँ यह टिप आप जरूर यूज करेंगे, बहुत फायदेमंद है, जरूर इस्तेमाल करें। ऐसा ही देखिए एक और कमाल का यूजफुल टिप है, दूसरा जो भी कि जार को क्लीन करने के लिए ही था। तो यहाँ मैंने मीठा सोडा, थोड़ा सा बर्तन लिक्विड और जो व्हाइट विनेगर है वो ऐड करके आपको 2 मिनट रखने के लिए कहा था। इसके बाद में यही नॉर्मल टूथब्रश लेना है, हल्के से बस आप घुमाओगे, ये जितनी भी जो गंदगी है ना ये बहुत अच्छे से निकल के आ जाएगी। ये सॉल्यूशन भी बेस्ट है हर तरह की गंदगी को निकालने के लिए। तो बस हल्के हाथों से जैसे जैसे आप चलाओगे आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो आपके घर में मिक्सर जार जरूर इस्तेमाल होते होंगे। इनसाइड अंदर तो हम बहुत ज्यादा क्लीनिंग करते हैं, बाहर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ये टिप ना हार्पिक से भी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि हार्पिक की गलती से अगर दाग लग गए तो वो निकलते नहीं है, पर अगर आप इस सॉल्यूशन का यूज करते हैं तो इसमें दाग लगने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। और ना ही ये जो कलर है ना पीछे जार पे आप देख सकते हो हल्का पिंक कलर, ये भी बिल्कुल नहीं निकलता है। तो आप इस टिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से आपको जो अच्छा लग रहा है वो यूज कीजिएगा, ये बिल्कुल आपके लिए ऑप्शनल है। इसलिए मैंने 2 टिप बताए थे जार को क्लीन करने के लिए, बहुत अच्छे से बढ़िया से आप क्लीनिंग देख सकते हैं। देखते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। किचन काउंटर पे हम इस तरीके से एक कपड़ा लगाएंगे। मेरे पास ये टॉवेल है, आप कोई और कपड़ा भी ले सकते हो, और इसके ऊपर ना हम चॉपिंग बोर्ड रखेंगे। जब भी आप चॉपिंग बोर्ड का काम लेते हैं तो इस तरीके से पहले एक कपड़ा बिछाएं, उसके बाद में चॉपिंग बोर्ड रखें। इससे ये स्टेबल रहेगा, बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं। आप अब यहाँ पे इस पे रोटी बनाइए, चकले के नीचे भी आप यही टिप इस्तेमाल कीजिए, और चॉपिंग बोर्ड है इसके लिए भी आप यही टिप इस्तेमाल कीजिए। आटा वगैरह आप लगाते हैं तब भी आप इसी टिप को इस्तेमाल करें, इससे आपका किचन काउंटर गंदा नहीं होगा। और थाली है, प्लेट है, चक्का है, ये आपका ये चॉपिंग बोर्ड है, बिल्कुल स्टेबल रहेंगे, हिलेंगे नहीं। आज भी बहुत सारे घरों में इस तरह की बाल्टी का इस्तेमाल किया जाता है, मैं भी करती हूँ। बाल्टी की हालत आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा ये गंदी हो रही है, पर मैं इसे नई से चमका के आपको बताऊंगी। तो इसके लिए लेना है हमने बर्तन लिक्विड। अगर आप बर्तन धोने के साबुन यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा ग्रेट करके आप ले लीजिएगा। तो लगभग 2 चम्मच इतना मैंने बर्तन लिक्विड लिया है। आप अगर साबुन वगैरह यूज करते हैं तो साबुन को यहाँ ग्रेट करके यूज कीजिएगा। थोड़ा सा हमने यहाँ पे व्हाइट विनेगर लेना है, उतना लीजिएगा जितना कि आपको लिक्विड बनाने के लिए चाहिए होगा। तो लगभग 4 चम्मच इतना मैंने यहाँ पर व्हाइट विनेगर लिया है। जितना हमने बर्तन लिक्विड लिया है उतनी ही क्वांटिटी में हमें मीठा सोडा लेना है। तीनों चीजों को बहुत अच्छे से बढ़िया से ऐड कर देना है, जैसे मैंने आपको दिखाया। जैसे ही आप इसमें फिंगर डालोगे या इसका झाग बनाने की कोशिश करोगे, ये देखिए एक फॉर्म के रूप में बाहर आ जाएगा। ये बेस्ट सॉल्यूशन है आपके स्टील के बर्तनों पे से दाग धब्बे हटाने के लिए। बर्तन में जंग भी क्यों ना लग गया हो तो भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। बस इस सॉल्यूशन को इस तरीके से लीजिए, जो भी बर्तन आपको स्टील का क्लीन करना है उसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये केमिकल ही है। वैसे तो ये चीजें नॉर्मल हमारे घर में अवेलेबल रहती है, पर जब हम तीनों को मिक्स करते हैं ना तो एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बन जाता है, जो कि सरफेस के दाग धब्बे हटाने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो कोई भी केमिकल अपना रिजल्ट दिखाने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो यहाँ पर आपको लगभग 2 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। अच्छे से पहले फैला दीजिएगा, उसके बाद में 2 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में हल्के हाथों से आप इसे मसलना या मलना स्टार्ट कीजिएगा। हमारे घर में रेगुलर इस बाल्टी का यूज किया जाता है, इसलिए इस पे ना काफी ज्यादा पानी के दाग आ चुके हैं। तो इसे साफ करने के लिए अगर इस तरह का ग्रीन स्क्रबर ठीक से काम ना करे तो आप ना इसमें जूना भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी लगा इसे यूज करते वक्त नहीं कुछ दाग हैं जो कि बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। तो मैंने इस ग्रीन स्क्रब के साथ एक स्टील स्क्रब भी लिया था। हल्के हाथों से थोड़ा सा मैंने इसको टाइटली रब किया, क्योंकि जब स्टील बर्तन को हम बहुत लॉन्ग टाइम पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं ना तो उस पर बहुत कड़े जो खार वाले दाग होते हैं, या जो कड़ा पानी होता है, या जो जंग वाला पानी बोल सकते हो आप, या खारा पानी बोल सकते हो, वो ना इस तरह की निशान बना देता है। ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस बाल्टी के आसपास आप देखिए कितने बुरे निशान आ चुके हैं, बिल्कुल नहीं निकल रहे थे। तो मैंने ना स्टील वाले ब्रश का इस्तेमाल किया। ये देखिए ये खारा पानी होता है जिसकी वजह से ना इस तरीके से बर्तन
पूरे ही खराब हो जाते हैं। ये बाल्टी में काफी लॉन्ग टाइम से क्लीन नहीं की थी, इसलिए इसकी जो पास में आप डिजाइन वगैरह देख रहे हो ना, यहाँ पर जंग के निशान आ गए थे। जंग का निशान तो निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल रहा है, बस मैंने यहाँ स्टील का ब्रश का इस्तेमाल किया है ताकि जो निशान है वो जल्दी से निकले। अगर मैं ऐसे ही मेहनत करने जाऊंगी तो देखिए टाइम वेस्ट होगा। तो आप इस तरीके से जूना या इस तरह का स्टील का ब्रश है, इसका इस्तेमाल करें, हल्के हाथों से बस आप स्क्रबिंग करें, बहुत अच्छे से जो दाग धब्बे हैं निकल जाते हैं। सॉल्यूशन अपना काम करता है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। इसके बाद नॉर्मल पानी से इसे क्लीन कर लीजिएगा। आप बाल्टी के बीच में एक निशान देख सकते हो, ये हार्पी का निशान है, इसलिए निकालना बहुत मुश्किल है। मैंने काफी ट्राई आउट कर चुकी हूँ इसके लिए, पर ये निकलता नहीं है। इसमें हार्पी की बोतल उल्टी रख दी गई थी जिसकी वजह से इसमें निशान बन गए थे, तो ये निशान निकालना मुश्किल था। पर ये जो पानी के जितने जंग वाले या जो खार वाले दाग थे, ये मैंने आपको निकाल के बताए हैं। अभी भी यहाँ पर आप साइड कॉर्नर में देख सकते हैं बहुत खारे जंग के दाग हैं, जिससे निकालने में थोड़ी सी और मेहनत जाएगी, पर हाँ दाग निकल जाते हैं। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।